हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो स्टडी है इस समय तो आपका हार्ड टाइम चल रहा होगा। भाई स्टडी के साथ साथ इस समय स्टूडेंट्स जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब एनेक्सिटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का भी सामना तो बहुत करना पड़ रहा होगा। और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कि वो अपने पूरे एक दिन के शेड्यूल्स के बाद तो थक ही जाते होंगे। तो भाई इस समय आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रख के चलिएगा। ये नहीं कि आपके पास ये 40 डेज बचे हैं तो मान लीजिए आपने ये पूरे ईयर अगर पढ़ाई नहीं की है, मान लीजिए जब से प्रिपरेशन हो रहा है तो अभी आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कर दिए। देखिए ह्यूमन की ना एक लिमिट्स होती है कि हाँ वो इसी लिमिट तक वर्क कर सकता है। अब ये नहीं है कि वो 40 जो डेज बचे हैं आपके पूरे 24 आवर्स वो पूरे स्टडी कर ले और मान लीजिए अपने नीट एग्जाम निकाल ले, तो फिर भाई आप 2 दिन करोगे फिर 10 दिन आपका वेस्ट जाएगा। तो उसको ख्याल में रखते हुए आप एक हिसाब से करना कि आप 6 आवर्स मिनिमम अपनी नींद भी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद अपनी पूरी स्टडी का भी ख्याल रखिएगा। और हम बायोलॉजी में आपको सबसे पहले पूरे रिवीजन देखिए, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके फर्स्ट चैनल का जो लिविंग वर्ड है छोटा सा चैप्टर है उसका भी वन शॉट है। तो बस वन शॉट इस समय आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, देखिए आपको रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, जो छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें होती है वो थोड़ा भूलने लगती है। भाई ह्यूमन ब्रेन है हमारा। अब ये थोड़ी ना कि पूरा कंप्यूटर से फिट होता चला जाएगा, ये कभी डिलीट नहीं होगा। हमारे भी बहुत सारी चीजें स्टोर करना होता है भाई स्टडी के अलावा भी। तो इसलिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया। आज हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरे रिवीजन करेंगे और इससे भी क्वेश्चन आना 100% श्योर रहता है। तो इसीलिए आप किसी भी सिंगल चैप्टर्स को आप छोड़ेंगे नहीं अगर आपका टारगेट है 360 आउट ऑफ 360। देखिए बायोलॉजी में ना आप साम दाम भेंट जो भी अपना ले रट लो। और देखिए इस समय आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी रिवीजन के लिए आप और मॉड्यूल्स प्रयोग नहीं करोगे। बस एनसीईआरटी को एकदम बोलते हैं ना कि घोर के पी जाओ, वो वाला कर लो भाई। पूरी एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी तैयार रहनी चाहिए। और हम जो आपको करवा रहे हैं यहाँ से वन शॉट रिवीजन के एनसीईआरटी के लाइन से ही है। बस आपको टाइम बचाने के लिए हम एक साथ आपके सिंगल टॉपिक बहुत छोटे से हर छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करके यहाँ पे वन शॉट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, तो देखिए थोड़ा सा हम इंजॉय तरीके से पढ़ेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, क्यों पढ़ी, तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारी फैमिली रहती है, तो मान लीजिए पहले हम एक रूम में रहते थे। तो उस मान लीजिए हमारे पास उतना एफर्ट नहीं था, हमारे मिडिल क्लास फैमिली है तो वो एक रूम में सरवाइव कर लेती थी। लेकिन मान लीजिए उसी में से कोई मान लीजिए आगे बढ़ता है तो उसका 2 रूम हो जाते हैं। तो वहां से मान लीजिए वो 2 रूम में जब उसको रहने लगता है फिर उस इंसान को कमी होने लगती है कि हाँ इसमें कुछ कमी लग रही है। मान लीजिए एक हम इसमें स्लीपिंग रूम, मान लीजिए एक लिविंग रूम हो गया एक जिसमें, और एक आपका किचन हो गया। फिर आप सोचोगे कि काश हमारा जो स्टडी रूम होता वो अलग होता। तो आप फिर और भी थोड़ा आपका जो मतलब आर्थिक स्थिति जो भी है वो सही होगी तो आप अलग स्टडी रूम बना लोगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपका जो भी वर्कआउट रूम तो वो अलग बना लोगे। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी हुआ। मान लीजिए पहले था कि इसमें 2 जगत आए और सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया था आपका अरिस्टोटल ने, यानी अरिस्टोटल ने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया था वो आपके अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की एक प्रकार से नींव रखी थी। तो इन्हों को हम बोल सकते हैं कि आखिर इन्होंने न्यू रखा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और इनका बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन था क्योंकि इस समय उतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने बस क्या किया, प्लांट एंड दूसरा आपके पास इन्होंने एनिमल्स, इस 2 कैटेगरी में इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई जो मान लो उनको जो प्लांट्स दिखे जिनमें पत्तियां हरे भरे थे उनको प्लांट्स के में रख दिया सभी को। और बाकी जो जीव थे जिसमें मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे उनको सभी को क्या रख दिए, एनिमल में रख दिए। और इसमें प्लांट में भी इन्होंने बांटा क्या था कि यहाँ से ट्रीज, फिर उसके बाद यहाँ से शॉप एंड हर्ब्स, इन 3 टॉपिक में इसे बांटा। और यहाँ पे जैसे कि कुछ जीव एयर में रहते थे, कुछ आपके पास वाटर में रहते थे एंड कुछ आपके लैंड्स पे रहते थे।
तो यहाँ से मान लीजिए एयर सर्वाइवर, वाटर सर्वाइवर तथा लैंड सर्वाइवर। इस तरीके से अरिस्टोटल आए और उन्होंने दो क्लासिफिकेशन, दो किंगडम में इन्हें डिफाइन कर दिया। लेकिन अभी हम इसे किंगडम नहीं बोलते, मान लीजिए ये दो किंगडम इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हाँ, प्लांट्स वाले को हमने प्लांट में रख लिया, और इसमें भी मान लीजिए प्लांट में भी ना, जैसे जो बड़े बड़े प्लांट थे उन्हें ट्री में रख दिए, जो छोटे थे उन्हें सब में रख दिए, जो सबसे छोटे थे उन्हें हब में रख दिए। फिर उसके बाद एनिमल को कैसे बांटे, तो वो तो भाई जो एयर, मान लीजिए वायु उड़ते उड़ते थे तो उन्हें एयर सर्वाइवल बोल दिए। फिर उसके बाद जो वाटर में रहते वाटर सर्वाइवल, जो लैंड पे रहते वो लैंड सर्वाइवल। तो ये था इनका बेसिक। जैसे कि मान लीजिए एक रूम से दो रूम हुआ था, तो क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ लोग उसमें, कुछ लोग इसमें, या इसमें सोना रहना और उसमें खाना पीना हो गया। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बेसिक तरीका भी शुरू किया। लेकिन फिर आई कमी। अब हम प्लांट में ट्री हाउस, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसे मिल रहे थे कि जिसमें प्लांट के भी कैरेक्टर दिख रहे थे और उसमें एनिमल की कैरेक्टर दिख रहे। अब उन्हें किस में रखा जाए, तो ये सारी दिक्कतें बढ़ती गई और वैसे वैसे साइंटिस्टों के क्लासिफिकेशन भी बढ़ते गए। तो अब इसके बाद फिर आपके पास जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे किसने दिया था, तो इसको फिर आपको प्रपोज किया था कैलोलस लीनियस ने ही। कैलोलस लीनियस ने ही 1758 में इन्होंने क्या किया, फिर से एक टू किंगडम का एक क्लासिफिकेशन दिया कि जैसे ये थे ना, ये तो बस न्यू रखे थे कि हाँ इन्होंने बांट दिया कि प्लांट और एनिमल। तो जो यहाँ से फिर आए कैलोलस लीनियस, तो इन्होंने भी दो भाग में इसे डिवाइड किया, और वही था आपके पास प्लांट एंड एनिमलिया, यानी दो जगत यहाँ से थे आपके पास। इन्होंने प्लांट ये बोला था और इन्होंने बोला कि प्लांट किंगडम, एंड दूसरे को इन्होंने बोला था एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब ये डिफाइन किया कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो जगत आ गया यहाँ से। अब इसके भी बाद जो दिक्कतें आई कि भाई कुछ बैक्टीरिया जो है, जो ये कुछ छोटे जीवाणु हैं, इसमें से ये भी नहीं पता चल रहा था कि एक कोष की है, बहु कोष की, कहाँ कैसे, मतलब बहुत सारी इसमें दिक्कतें हो रही थी अभी दो किंगडम के लिए। तो फिर इसे और भी अपडेट करने की जरूरत थी। जैसे मान लीजिए कोई फोन या कोई चीज लॉन्च होती है, तो एक बार वो बना के होती है, तो फिर उसमें कुछ चेंजिंग करना होता है, तो क्या किया जाता है, उसके अपडेट वर्जन किया जाता है। जैसे हम फोन पे देखते हैं, मान लीजिए कोई ऐप हो गया या कोई गेमिंग्स हो गए, मान लीजिए अभी तो आप गेमिंग्स के चक्कर में नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि अपडेट आता रहता है। तो अपडेट का मतलब कि इन सभी में भी क्या होता गया, अपडेट आ गया। इन्होंने प्लांट में सबको रख दिया था कि इन्होंने बैक्टीरिया, अब खोज भी तो होती जा रही थी एक एक जीव की, तो ऐसे बैक्टीरिया को इन्होंने रखा, साइनोबैक्टीरिया को भी इसी में रखा, फंजाई को भी इन्होंने इसी में रखा, मास को भी इसी ने रखा, एंड प्लांट को भी इन्होंने इसी में रखा। और एनिमल में इन्होंने क्या रखा था, प्रोटोजोअन्स को, प्रोटोजोअन्स को एंड इनवर्टिब्रेट, और उसके बाद वर्टिब्रेट्स। इन्होंने प्रोटोजोन, इनवर्टिब्रेट तथा वर्टिब्रेट्स को एनिमल्स में रख दिया। अब ये तो रख के ये कर दिए, हाँ दो किंगडम आ गया भाई। लेकिन जैसे ये दिन हुआ, तो भाई इसमें से साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई कुछ ऐसे थे जो कि एनिमल से समानता दर्शाते थे, तो इनका भी हो जाता है फेल। अब चलते हैं आगे, भाई कुछ और साइंटिस्ट आए, और जो थ्री किंगडम, उसके बाद आता है पहले टू किंगडम, फिर उसके बाद जो थ्री किंगडम आता है, ये आपके पास दिए थे अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हैकल। और किस सन में दिए थे, तो ये 1886 में इन्होंने दिया था। और इन्होंने कौन सी न्यू मतलब किंगडम लेके आए थे, उस किंगडम को हम देखते हैं। प्लांटिया आपके पास था, ये रहेगा ही, एनिमलिया भी था, ये भी रहेगा। इनका जो न्यू था, जो यहाँ से किंगडम आया था, वो था आपके पास प्रोटिस्टा। तो यही आपके पास जो था न्यू, यानी अगर पूछा जाए कि प्रोटिस्टा, आपसे मान लीजिए ये थ्री किंगडम में पूछ के पूछ सकता है कि प्रोटिस्टा किंगडम को किस साइंटिस्ट ने लाया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने लाया था। तो इन्होंने एक प्रोटिस्टा ऐड किया। और इसमें क्या क्या रखा, तो भाई इसमें जो प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा किसको था, जितने भी प्रोटोजोअन थे, प्रोटोजोअन थे,
फंजाई को भी इसमें रखा, बैक्टीरिया को भी इसी में रखा इन्होंने, साइनोबैक्टीरिया को भी इन्होंने इसी में रखा, एंड स्लाइम मोल्ड्स को भी इन्होंने इसी में रखा। और एनिमल में आपके पास यहाँ से थे, मतलब इन्होंने वर्टिब्रेट तथा इनवर्टिब्रेट्स को रखा इन्होंने, और प्लांट में वही मान लीजिए एल्गी एंड प्लांट्स, तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या कर रख दिया, प्लांट में रख दिया। तो अब था यहाँ से कि 3 किंगडम आ गया था। हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। हाँ, प्लांट वाला प्लांट में चला गया, एनिमल वाला एनिमल में, और बाकी जो ऐसे कैरेक्टर दर्शा रहे थे, मतलब छोटे जीव थे, एक कोष के जीव थे, मतलब यूनिसेलुलर थे, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, यूनिसेलुलर्स को, और जो मल्टी सेलुलर थे उन्हें प्लांटिया तथा एनिमलिया में डाला गया। लेकिन फिर भी ये पूरा परफेक्ट नहीं था। यहाँ से ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा था कि कौन प्रोकैरियोटिक है और कौन यूकैरियोटिक है। फिर ये टेंशन खत्म करने के लिए आपके पास जो नेक्स्ट संघ आता है वो आपके पास आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और इसमें आपको मिलते हैं 4 चीजें। ये लाइनें हम कर लेते हैं ताकि पता चले यहाँ से अलग है ये। तो इसमें भी आपको कौन कौन से संघ, तो एक आपके पास प्लांटिया था ही, एनिमलिया था ही, प्रोटिस्टा आपके पास, प्रोटिस्टा था ही, और आपको जो चौथा मिला उसमें मोनेरा मिला, मोनेरा। और इसको किस साइंटिस्ट ने लाया था, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो ये किया था कोपलैंड ने, कोपलैंड ने किया था, और ईयर्स था 1956 में किया था इन्होंने। और कौन सा न्यू संघ आया आपके पास, मोनेरा जो था वो आपके पास न्यू, मतलब यहाँ से किंगडम आ चुका था। अब प्लांटिया में वही इसने मतलब एल्गी प्लांट्स को रखा, एनिमल में वर्टिब्रेट तथा इनवर्टिब्रेट को रखा, और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें आपके पास प्रोकैरियोटिक थे, और इसमें थे आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो अभी हम पूरे संघ की एकदम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ, मतलब सॉरी, पूरे मतलब जब भी अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वही क्लासिफिकेशन हमें पूरा पढ़ना होता है डिटेल्स में। और वो किंगडम किसने दिया था, तो वो आपके पास ये बहुत, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि RH वेटेकर, वेटेकर ने, और किस ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें लाइनिंग में बता दी गई है, लेकिन आपके पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें साइंटिस्ट का नेम भी लिखा है, और यहाँ पे आपके पास ईयर भी लिखा है। तो 1969 ईयर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें थी उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। पहले आपके पास यहाँ से मोनेरा लिख लो, नेक्स्ट आपके पास प्रोटिस्टा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से फंजाई। अब देखिए यहाँ पे जो न्यू आया था वो कौन आया था, फंजाई आया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें न्यू किंगडम कौन सा था, प्रोटिस्टा, मोनीरा, प्लांटिया, एनिमलिया। तो आपके पास फंजाई, तो उसमें से कौन सा था, फंजाई। और यहाँ पे आपके पास प्लांटिया, एंड आपके पास एनिमलिया। ये आपके पास हो गया किंगडम। तो इस वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगा। और बाकी की ये जो प्लांट या एनिमल है भाई, इनकी संख्या बहुत अधिक है, इनके कैरेक्टर्स, और इनको आगे प्लांट्स को किसमें बांटा गया है, इसको आपको डिविजन्स में हम पढ़ेंगे, डिवीजन में, एंड एनिमल को हम पढ़ेंगे फाइलम में। तो आपके पास डिवीजन और फाइलम की भी कई संख्या है, तो इसको अलग अलग चैप्टर में कर दिया है। एक आपका प्लांट किंगडम है और दूसरा आपका एनिमल किंगडम है। लेकिन इस चैप्टर में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के सारे कैरेक्टर्स की, मतलब ये इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिप्रोडक्शन मूड कैसा होता है, लोकोमोशन मूड्स कैसा होता है, इन पे सेल वॉल्स पाई जाती है कि नहीं, मतलब सेल वॉल्स उपस्थित होती है कि नहीं होती है, तो ये सभी फीचर्स और इनके प्रकार कितने हैं और उनके एग्जाम्पल्स कितने हैं, तो ये सभी चीजें देखना है। तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन
2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। तो 5 किंगडम को आप एकदम याद रखोगे और इसमें जो न्यू किंगडम आया वो आपके पास बन जाए, ये भी याद रखना है। और ईयर आपको याद रखना है यहाँ से, तो 1969 और जो साइंटिस्ट थे आर.एच. वेटेकर थे। अब सॉरी यहाँ से एच आर हमने लिख दिया, आर.एच. वेटेकर। अब हम मोनेरा किंगडम लेते हैं और उसके पूरे डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। तो अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरे के पूरे। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और इसमें जो जीव रखेंगे, मान लीजिए जो भी लिविंग थिंग रखी गई इसमें, वो उसके टाइप्स देखेंगे। तो मेनली इसमें बैक्टीरिया ही आते हैं, तो उनके बैक्टीरिया के यहाँ पे टाइप्स भी हैं। और ये सभी जितने भी वर्ड है सभी एनसीईआरटी के लिए बहुत, एनसीईआरटी की लाइन ही रहेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें कि आखिर जो मोनेरा किंगडम जो लिया गया है, अगर हम इसके किसी जीव को लेके आते हैं तो सबसे पहला जो, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक ही देखते तो हम इसको क्लासिफाई करके रखे हैं। अगर मान लीजिए हमें पता नहीं कि कोई भी हम जीव ऐसे खोज के लेके आते हैं, फिर उसके कैरेक्टर हमें सबको पता होना चाहिए, जितने क्लासिफिकेशन है उसी के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो इसमें यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर्स है, यानी सभी यूनिसेलुलर्स होंगे। और दूसरे थिंग कि ये कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। और मतलब कभी बाय द वे अगर ना रिवीजन हो तो, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में इतने ज्यादा क्वेश्चंस मतलब आपके नीट्स के लिए तैयार करना होता है कि उसमें हमें बहुत सिंगल छोटी चीजें जो हमें बहुत अच्छे से आती है हम उससे भी भूल जाते हैं। तो अगर हम रिवीजन जितना करते रहेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कोई भी इसकी लिविंग होंगी वो कैसी होंगी, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक होंगी। और फिर उसके बाद इसमें सेल वॉल तो पाई जाएंगी, जो आपके पास यहाँ सेल वॉल होगी, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी, क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया कि भाई सेल्यूलोज वाला तो गया प्लांट किंगडम में। तो यहाँ पे जो सेल वॉल तो पाई जाएगी, लेकिन ये किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइडन की, टाइडोग्लाइकन की बनी होगी सेल वॉल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि मोनेरन्स या बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि आखिर जेनेटिक मटेरियल्स भी तो इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल। अब भाई ये सेल है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल्स तो पाया जाएगा, लेकिन अभी आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रोकैरियोटिक है, यानी इसमें मतलब कंप्लीट, यानी मतलब हम यहाँ से मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो कैसे होते हैं, वो नेकेड डीएनए होता है, यानी इस पे कोई भी मतलब इस डीएनए पे लेयर्स या मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है, नेकेड डीएनए बोला जाता है। और फिर इसमें हम मान लीजिए एक सेल है तो सेल ऑर्गन्स भी होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना कि कौन कौन से सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो यानी यहाँ पे सेल ऑर्गन्स में कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, वो आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, etc आर नॉट प्रेजेंट। मतलब ये सभी जो सेल ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं एक मोनेरन्स में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको लाइनें दे देगी कि हाँ इसमें से कुछ नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि किस किंगडम में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आपको ये याद रखना, ये लर्न रखना कि मोनेरन्स में नहीं पाए जाते हैं ये सभी के सभी।
अब नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, यहाँ पे दे कंटेंस 70S राइबोसोम। तो यहाँ से याद रखना, क्योंकि देखिए ये प्रोकैरियोटिक है, तो हम अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस याद रखते हैं तो वहां से याद रखता है कि मतलब जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 70S पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80S पाया जाता है। तो ये आपके पास 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेन तो चीज यही है रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो आपके पास रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपके पास मल्टीप्लाई बाई बाइनरी फिजन। तो याद रखेंगे आप यहाँ से जो रिप्रोडक्शन के लिए मेन चीजें है वो क्या है, बाइनरी फिजन है। अब यहाँ से मूड ऑफ मतलब इसमें जैसे वहां पे न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो यहाँ से मूड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखोगे, मूड ऑफ न्यूट्रिशन तो इसमें कई प्रकार के होते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, ट्रॉपिक भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे एंड स्पोरोफाइटिक भी होंगे। तो ये होता है आपके पास मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो आपके पास इसमें एग्जांपल्स में कौन है, यहाँ से तो एग्जांपल्स में आप देखोगे तो इसमें है बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया भाई यहाँ से ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकती है, यानी जो हम ब्लू ग्रेन एल्गी देखते साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो वो तो बना सकता है, जब उसको प्रकाश मिल जाए तो वहां से अपना फूड बना लेगा। और फिर उसके बाद पैरासाइट, ये किसी के रूप में मान किसी भी ऑर्गेनिज्म रूप में पैरासाइट के रूप में रह सकते हैं। फिर ये हेट्रोट्रॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद ये सेप्रोफाइटिक है, मतलब ये अपघटन सारी चीजें करते हैं, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो मैक्सिमम इसी में पाया जाता है, इसी के जीवों में। एग्जाम्पल्स में आपके पास बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के भी कुछ टाइप है, तो वो टाइप हम देखेंगे। और सेप के आधार पे इन्हें अगर बांटा जाए तो इसमें सेप के आधार पे आपको मिल जाएगा यहाँ से कोकिक, बैसिलिस एंड विब्रियो एंड स्पाइरिलियम। तो कोकिक्स में ये कामाकार होंगे, बैसिलस में रॉड सेट होंगे, विब्रियो में ये क्या होंगे, कामा सेप्ड होंगे, कोकिक्स में ये स्पेरिकल सेट होंगे, सेप होंगे, और यहाँ से बैसिलस यानी रॉड सेप पाए जाएंगे, और यहाँ से स्पाइरलस मतलब ये भी स्पेरिकल्स होंगे लेकिन एक जैसे थोड़े स्पाइरिकल्स होंगी। तो ये इनके सेप हैं, तो ये 3 प्रकार के सेप होते हैं। तो सेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रखता है वो क्या आपके पास रखता है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया को सबसे पहले 2 इसके टाइप है, आर्कियोबैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया। और भाई ये जो एक्ट्रोबैक्टीरिया है ना, इसे बोलो कहाँ नहीं पाई जाएगी। जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो उस टेम्परेचर में भी आपको आर्कियोबैक्टीरिया मिल सकती है। टेम्परेचर लो कर दो, एसिडिक मीडियम कर दो, बेसिक मीडियम कर दो, लेकिन वहां पे आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया उपस्थित होगी। तो ये बहुत ही मतलब अजीब सा प्राणी भाई, जहाँ लोग सरवाइव करने की हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां ये आराम से रह सकते हैं, अपनी पूरी बैंड पार्टी के साथ रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो इनके पास कितने 3 हैं, एक होलोफाइटिक, थर्मोफाइटिक एंड मेथेनोजेंस। तो आपको मेथेनोजेंस में याद रखना है कि ये मतलब कहाँ से आते हैं, कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और अक्सर करके ये सड़ी गली चीजों से आते हैं। और काउस डक्स मतलब जो भी मवेशियों होते हैं यहाँ से, उनके डक्स में भी मेथेन गैस का सिक्रेशन होता है, यानी वहाँ पे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाई जाती हैं। और थर्मोफिलस यानी बहुत ही ज्यादा हीट चीज में भी क्या पाई जाएंगे, थर्मोफिलस बैक्टीरिया होंगी। फिर उसके बाद हेलोफिल्स मतलब हेलाइंस वाटर्स में भी क्या होंगी, आपके पास आर्की बैक्टीरिया पाई जाएंगी। तो आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप है, हेलोफिलस, थर्मोफिलस तथा मिथेनोजेंस, ये आपको याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया, जिसे बोले तो ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया भी आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक हेट्रोट्रॉपिक, दूसरा ऑटोट्रॉपिक। यानी हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये दूसरे पे क्या रहेगी, या तो पैरासिटिक रह सकती है, या तो मतलब किसी के रूप में मतलब दूसरे पे ये क्या रहेगी, निर्भर रहेगी। लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक है इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक आपके पास कीमियोट्रॉपिक और दूसरा आपके पास फोटोट्रॉपिक। तो कीमियो इसमें क्या हो सकता है आपके पास, एग्जांपल में देखिए तो नॉन
नॉट स्टॉक, एना बिना, ये सारे आ जाते हैं। और केमी से मतलब इसमें देखिए तो सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ से सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हो जाएगी वो क्या आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। तो ये था आपके पास पूरे मोनेरा का क्लासिफिकेशन और सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते एक बार तो शायद आपका पूरे चीजें यहाँ से रिवाइज हो जाएंगी। और एनसीईआरटी को पढ़ना आपको नहीं छोड़ना है। देखिए एनसीईआरटी को आप मतलब जैसे मतलब पढ़ते रहो, पूरी बुक को आप सिंगल पेज को 5 मिनट 6 मिनट देखो, एक बार ऐसा रिवीजन करे रहोगे आप वन शॉट से, तो आपको सारी चीजें क्या आप पढ़ते जाओगे और याद रखेगी। तो एनसीईआरटी को पढ़ना आपको नहीं भूलना है, आप एनसीईआरटी के पेज भी पढ़ोगे और यहाँ पे आप समझ लोगे। तो ये था आपके पास मोनेरा किंगडम के पूरे कैरेक्टरिस्टिक, और ये थे इसमें जो जीव पाया जाता है बैक्टीरिया उसके टाइप्स, 2 प्रकार के, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया आपके पास यहाँ से हेलोफिलिक, थर्मोफिलिक, मेथनोजेंस, और वहां से हेट्रोटॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोटॉपिक भी 2 प्रकार का था, केमियोट्रोटॉपिक तथा फोटो ऑटोट्रॉपिक। मतलब एक आपके जो सनलाइट होती है उसकी उपस्थिति में अपने फूड बना लेंगे, और ये होते हैं कुछ किसी भी रसायन को लेंगे और उससे अपना फूड बना लेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमियोट्रोपिक्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। उसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा को डिफाइन करते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके बाद आपके फंजाई आ जाएगी, और प्लांट किंगडम, मेल्टम किंगडम तो ब्रॉड है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा पे। पहला हमने मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक एंड उसमें पाए जाने वाले जो भी लिविंग थिंग उसके टाइप, हमने बैक्टीरिया के टाइप भी सारे क्लियर कर लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा पे और देखते हैं भाई इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ये अब देखिए जो भी आपका किंगडम आएगा नेक्स्ट वो थोड़ा 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 बिग होता चला जाएगा, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें बड़ी मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये भी तो यूनिसेलुलर ही होगा, यूनिसेल्यू यूनिसेलुलर ही पाया जाएगा। लेकिन हमने मोनेरा को भी देखा था, वो भी तो यूनिसेलुलर था। तो फिर ये डिफरेंस क्या था, फिर क्या जरूरत थी एक नया किंगडम लाने के लिए, झूठ में सारा वो चीज करने के लिए। तो भाई ये ऐसे ही नहीं रह गया, वहां पे आप प्रोकैरियोटिक पढ़े थे और यहाँ पे सभी क्या रहेंगे, यूकैरियोटिक रहेंगे, यूकैरियोटिक पाए जाएंगे सभी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है और मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा देखिए तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और ये हम इसके प्रकार में देखेंगे, जैसे जैसे प्रकार का उस वैसी वैसी सेल वॉल पाई जाएगी, तो यानी सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। और इसमें जो भी सेलुलर ऑर्गन होंगे, सेल्यूलर ऑर्गन होंगे वे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड्स पाए जाएंगे। यानी यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गन्स होंगे ना वहां पे क्या होगा, आपके पास मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखें तो यहाँ पे जो डीएनए होगा विद हिस्टोन प्रोटीन होगा, विद हिस्टोन प्रोटीन, विद हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। और नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है कि इसमें रेस्पिरेशन भी होगा, रेस्पिरेशन, और वो कैसा होगा, एनाएरोबिक। यूजुअली आपके पास जो होगा वो एरोबिक होगा। बाकी हम जो पढ़ेंगे इसमें जो भी लिविंग आएंगे सारा, क्योंकि इसमें आपको ये जो मतलब किंगडम है ना, ये अगर हम इस किंगडम को बात करें तो इसको हम एनिमल मान लीजिए जो मल्टी सेलुलर हो और जो यूनिसेलुलर हो उसके बीच की कड़ी बोल सकते हैं, यानी ये दूसरे दोनों को ज्वाइंट कर रहा है। इसमें थोड़े यूनिसेलुलर के भी कैरेक्टर्स दिखेंगे और थोड़े मल्टी सेलुलर के भी कैरेक्टर दिखेंगे। तो ये है इस प्रकार के, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
और नेक्स्ट कैरेक्टर्स आप जो कि मैं से इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअल भी हो सकता है एंड सेक्सुअल भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी। और इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स होता है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन दर्शाता है। एक यहाँ से जो स्लाइम मोल्ड्स पाया जाता है, इसके दो फीचर्स होते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करता है एंड रिप्रोडक्टिव प्रोपागेशन शो नहीं करता है, स्लाइम मोल्ड्स में होता है। तो आप ये एक थोड़ा सा स्टार मार्क में याद रखोगे स्लाइम मोल्ड्स के लिए। तो ये हो गए आपके पास प्रोटिस्टा के जो भी आपके पास मेंबर्स होंगे उनके कैरेक्टर्स हो गए। अब कैरेक्टर्स हमें पढ़ लिए, अब इनके टाइप्स देखते हैं क्योंकि इनके अंदर भी टाइप्स है। तो वो टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले आपके पास क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्नाइस, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। फिर प्रोटोजोन्स को भी नेक्स्ट अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिएटेड, स्पोरोजोन्स इसमें डिफाइन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्राइसोफाइट्स में देखेंगे। तो क्राइसोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर तो हो गया भाई, इनमें यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे ये, बाकी इसमें सेल ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ये सारे कैरेक्टर हो गए। अब हम इनके कहाँ पे ये रहते हैं उसके आधार पे इन्हें डिफाइन कर रहे हैं। तो ये होते हैं, ये आपके पास ये सी वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर एंड क्लीन वाटर, WCW यानी क्लीन वाटर में भी क्या होंगे, मिलेंगे। CW यानी क्लास वर्क नहीं, CW यानी क्लीन वाटर। ये इसलिए मतलब सी वाटर में पाए जाएंगे और क्लीन वाटर में भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, कौन से आते हैं, तो यहाँ पे जैसे डायटमस तो नीचे होते हैं, गोल्डन सेल्गी होते हैं, वो सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं। डायटमस, गोल्डन एल्गी, एल्गी जिसे हम बोलते हैं डिस्माइट्स, ये चीजें हो गई। और यहाँ पे जो बेसिक चीज आपको याद रखना है कि आखिर भाई सेल वॉल किसकी बनी होती है, अक्सर करके यही पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ दे कि क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल कैसी होती है, या तो पूछ दे गोल्डन राइस मतलब सॉरी गोल्डन एल्गी की जो सेल वॉल कैसी होती है, या तो आपसे पूछ दे डायटमस में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सिलिका की। और ये हार्ड होती है, मजबूत होती है, यानी इन्हें मतलब प्रोटेक्ट करती है सिलिका की। भाई सेल वॉल्स का वर्क क्या होता है, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर देना एंड प्रोटेक्शन देना। तो ये सिलिका किसमें बनी होती है। कुछ और भी इसमें एग्जांपल्स देख लें यहाँ से अनेक एग्जांपल्स में, तो आपके पास मैस्कुला आ जाएगा, नेविकुला, 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 मिलेसोरिया तथा लैम्फिफोरा। इसमें हम इतने एग्जांपल्स याद रखते हैं। और जो मेन एग्जांपल्स आपके पास डेस्मोथ गोल्डन राइस, या इसी को डेस्मिट्स बोला जाता है, गोल्डन एल्गी को। या ये गोल्डन एल्गी आपके पास फिगर भी बनाया है, वो सी में गोल्डन एल्गी थोड़ी येलो कलर के टाइप के दिख रहे हैं। और मेन चीज आपको याद रखना है कि उसकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। तो ये हो गया आपके पास क्राइसोफाइट्स। अब हम यहाँ से देखते हैं डायटमस सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये आपके पास इसका हो गया। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ये भी आपके पास मिलेंगे सी में, ओनली सी में। एंड ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की भी प्रक्रिया ये दर्शा सकते, मतलब वहां से अपने फूड्स को बना सकते हैं ये। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो पिगमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे ले लेते हैं ये GBN पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स। एंड मेन इंपॉर्टेंट कि जो इसमें सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। भाई ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो यानी सेल्यूलोज की लेयर होगी पिगमेंट
इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पिगमेंट्स के रूप में, और उसमें कई सारे हैं पिगमेंट्स हैं। और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है। तो याद रखिए कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन हर 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 मतलब जो भी आपके पास लिविंग बीइंग है इसमें उसके लिए अलग अलग है। यहाँ से हमने क्राइसोफाइट्स में देखिए तो सिलिका की बनी थी, और जो डाइनोफ्लैगेलेट्स में है उसमें किसकी बनी है, आपके पास सेलुलोज की। और यहाँ से एग्जाम्पल्स की बात करें तो गाइनोलिक्स, न्यूलैक्स, ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे, सिंगल इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास यूग्लिनाइट्स आ जाते हैं, और यूग्लिनाइट्स भी भाई एक है जो हम बोले ना कि ये जोड़ता है, तो यही है। ये किसको जोड़ता है भाई, आपके पास यूग्लिनाइट्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, तो ये फाउंड इन क्लीन वाटर, क्लीन वाटर। और इसमें जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल वो होगी पेलिकल, पेलिकल मेम्ब्रेन्स, मतलब इसमें पेलिकल सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, पेलिकल मेम्ब्रेन होगी। सिलिका हो गया, सेलुलोज हो गया, यूग्लिनाइट में आपके पास पेलिकल्स हो गए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दर्शाता है, यानी ये फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक एंड यहाँ से हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक दोनों पाया जाता है। फोटोट्रॉपिक होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा, तो यानी इसी को हम बोलते हैं कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करता है, ज्वाइंट्स पॉइंट, यानी बीच की कड़ी है। इसको जब लाइट्स मिलेगा तो ये प्लांट्स की तरह अपनी मतलब प्रतिक्रिया देगा, जब इसको लाइट नहीं मिलेगी तो एनिमल की। हेट्रोट्रॉप्स होगा, जो मिलेगा भाई किसी से भोजन लेके खा सकता है, किसी पे निर्भर रह सकता है। तो ये था आपके पास यूग्लिनाइट्स की चीजें, और इसमें यूग्लिना आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यूग्लिना, एग्जाम्पल यूग्लिनाइट से यूग्लिना याद रख सकते हैं। अब हम स्लाइम मोल्ड्स में आ जाएं तो भाई स्लाइम मोल्ड्स क्या है, इसके तो हमने पहले ही वो देख लिए थे, तो एक बार देख लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स में। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है, स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक है, और ये प्लांट्स के लीफ पे पाया जा सकता है, उसके ब्रांच पे रह सकता है पैरासिटिक के रूप में, और वहां से अपने फूड लेता रहेगा। स्पोरोफाइटिक यानी कि मतलब उनका अपघटन अपहरण करके अपने फूड को अपने पोषण करता रहेगा। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये हो गया आपके पास इसका एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स का। और बाकी कैरेक्टर देखे हैं कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और उसके बाद प्रोटोजोन्स में आपके पास कौन कौन आते हैं, इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें पाए जाएंगे अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो हमें सभी को पढ़ना है, और सभी में हमें याद रखनी है कुछ चीजें, और इसीलिए उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी प्रोटोजोन्स को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, और ये हो गए टाइप्स इनके और प्रोटोजोन्स के, क्योंकि प्रोटोजोन्स के अंतर्गत रखा गया ना अमीबा को, पैरामीशियम्स को, तो उनको उनके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, कौन सेपेटेट होता है, कौन बाइंडरी सेपेटेट होता है, कौन इसमें बहुत ज्यादा मतलब गुच्छे के रूप में सेपेटेट होता है, फिर इसमें सेल वॉल्स किसकी पाई जाती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखना है। तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे डिटेल्स में। अब देखिए हमने बाकी सभी को देखा, यहाँ से देखा था डाइनोफ्लैगेलेट्स, फिर उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स एंड क्राइसोफाइट्स, सबको देख लिया था। हमारा जो स्पोरोजोन्स था उसको डिटेल्स में पढ़ना था। तो स्पोरोजोन्स में जैसे जैसे आते हैं मतलब इसके मेंबर्स, उनके हिसाब से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अमीबा प्रोटोजोन्स है, फिर उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, फिर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, फिर स्पोरोजोन्स है। तो सबसे पहले अगर हम अमीबा प्रोटोजोन्स देखें तो इसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की बात की जाए तो वो सिलिका की होती है, सिलिका की मतलब में भी प्रेजेंट रहती है, तो वो सिलिका की बनी होती है। फिर इसमें जो एग्जाम्पल है, एक आपके पास अमीबा तो है ही, अमीबा,
आपके पास दूसरा है एंट, अमीबा, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ये जो होता है वो कॉजेस, क्योंकि ये सभी आपके पास किसी न किसी डिजीज कॉजेस, कोई ना कोई ये जितने भी हैं फ्लैजिलेटेड, सिलेटेड, स्पोरोजोन्स, ये डिजीज का कॉज करते हैं, मतलब इनके कारण कोई ना कोई डिजीज होता है। पहले जो प्रोटोजोन्स थे वो फाइलम में रखे हुए थे, फाइलम में पहला जो फाइलम था प्रोटोजोन्स था, लेकिन जब 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया जाता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है तो इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। पहला में से फाइलम में पढ़ते थे, एनिमल मतलब जो भी हमें एनिमल फाइलम पढ़ते तो पहला फाइलम हमें प्रोटोजोन्स पढ़ना होता था, उसमें हम अमीबा, पैरामीशिया, वीरोस, ये सारी चीजें पढ़ना होता था। लेकिन अब हम इसे किस में पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। तो इसके जो है एक तो अमीबा होगा, और अमीबा का जो मतलब बॉडी आकार होता है वो अनशेप होता है, वो किसी भी शेप में रहता है, और वो लोकोमोशन इसमें सूडोपोडिया द्वारा करता है। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे लोकोमोशन कैसे करता है, लोकोमोशन, तो वो आपके पास कैसे करता है? सूडोपोडिया द्वारा। यानी ये चीज आपको याद रखिए कि अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो सूडोपोडिया द्वारा होता है, और यहाँ पे अमीबा तथा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। और ये आपके पास जो पाई जाती है लीवर में क्या रहती है, एक कॉज का कारण बन जाती है। या तो यहाँ से मान लीजिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासिटिक के रूप में रहते हैं, ये सिटिक के रूप में हमारे, मतलब एक इंटरनल बोला जाता है, इंटरनल सेल के इंटरनल, और वहां से ये मतलब घाव बनाते चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो आर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये था इंटर अमीबा हिस्टोलिटिका, वही आपके पास डिजीज का कारण बन जाता है। दूसरा आपके पास आता है इसमें फ्लैजिलेटेड, तो इसमें जो आता है ये लोकोमोशन फ्लैजिला द्वारा होगा। यहाँ पे जो होगा लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? फ्लैजिला। और फ्लैजिला बना किसका होता है? फ्लैजिन प्रोटीन से, फ्लैजिन प्रोटीन से। और ये क्या होता है? ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग एज वेल, मतलब फ्री लिविंग के साथ साथ पैरासिटिक के रूप में भी रहते हैं, पैरासिटिक के रूप में ये भी थे, मतलब फ्री लिविंग भी रहेंगे। मान लीजिए फ्री लिविंग ऐसे इन्वायरमेंट में कहीं भी पाए जा सकते हैं, मतलब जहाँ पे इनकी हैबिटेट होगी। फिर उसके बाद ये पैरासिटिक के रूप में भी किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। और ये जो डिजीज का कॉज करते हैं वो होता है आपके पास ट्रिपैनोसोमा, एक नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्ब्रिस। और ये कॉज किसका करता है? यहाँ से स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस के ट्रिपैनोसोमा ग्रैम्बिस जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, और वो जो कॉज करता है वो स्लीपिंग सिकनेस का करता है। तो ये आपको याद रखना है, डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो किसके द्वारा होता है? तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के द्वारा, और उसमें जो नाम है वो क्या है? ट्रिपैनोसोमा ग्रैम्बिस। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिलिएटेड। तो भाई यहाँ पे जो लोकोमोशन होगा वो किसके द्वारा होगा? शीलिया द्वारा होगा, यहाँ पे लोकोमोशन। और इसमें हम देखेंगे कि मतलब ये कैसे होता है। तो जो सीलिया है यहाँ पे आपके पास पाया जाता है पैरामीशियम, और ये याद रखना है कि सिलिएटेड होता है पैरामीशियम। ये हम एक मतलब स्लीपर शेप का होता है, पैरामीशियम की अगर मतलब शेप पूछी जाए तो स्लीपर शेप, चप्पल आकार का होता है। फिर उसके बाद इसमें मतलब जो केंद्रक होते हैं सभी को हम देख रहे थे यूनिसेलुलर है, एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन एक न्यूक्लियाई होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद है कि पैरामीशियम में जब पूछा जाए कि भाई यहाँ पे रॉन्ग और राइट, जो रॉन्ग पूछा जाता है ना कि कौन सी मतलब ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से ही वो बन सकता है कि किसमें 1 होता है, किसमें 2, शायद आपको
वो कंफ्यूज करने के लिए 1 लिख दे, लेकिन आप याद रखना कि यहाँ पे पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। भले ही प्रोटिस्टा किंगडम है यूनिसेलुलर, लेकिन इस वाले पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स थे। अब यहाँ से हम स्पोरोजोन से देखते हैं, ये भी एक डिजीज का कार्य करता है कि ये मतलब ये क्या रहता है, हैव एन इन्फेक्टस के रूप में ये रहता है। स्पोर लाइक होते हैं, ये स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब ये स्पोर लाइक स्टेज में होता है और ये इन्फेक्टस होते हैं। और यहाँ पे जो बीमारी होती है, यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, और कॉजेस किसका होता है? मलेरिया का, मलेरिया का होता है यहाँ पे कॉजेज। और ये भी कैसा है? पैरासिटिक है, पैरासिटिक है। यहाँ पे मान लीजिए जो मादा मतलब मॉस्किटोज होते हैं, उनके द्वारा संचरण करता है, फिर हमारे ब्लड में जाएगा, फिर वहां से वो पैरासिटिक के रूप में अपना फूड लेना शुरू कर देगा और हमारे अंदर कमी होती जाएगी, फिर ऐसे जाके आरबीसी में वहां पहुंचेगा, फिर रैप्चर करने की सारी चीजें करके मतलब ये पूरा फिर हमारे लीवर पे सबसे ज्यादा अटैक करता है ये। तो सबको अटैक कर मतलब पैरासिटिक, ये अपना पोषण लेगा और दूसरे सेल को हानि पहुंचाता है। पैरासिटिक की डिफिनेशन तो यही होती है, तो जैसे वो डिफिनेशन है वैसे इसके एक्ट है। तो ये था आपके पास स्पोरोजोन्स के भी पूरे टाइप एंड उसके एग्जाम्पल, और जो जो उसमें एनसीईआरटी में मेन चीजें लिखी गई थी, तो सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट ही है। तो आप पूरे, थोड़ा सा ये बड़ा है तो लेक्चर बढ़ा जाएगा, लेकिन आप पूरे देख लेना। अब इसमें जो लास्ट हमें पढ़ना है वो आपके पास फंजाई किंगडम है। फंजाई को हम मायोकोटा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है उसको तो डिटेल्स में नेक्स्ट में पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम मायोकोटा को करते हैं द एंड। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है फंजाई, और उसी को मायोकोटा बोला जाता है। तो आपको कभी मायोकोटा नाम आ जाए तो ये मत सोच लेना भाई ये नया इन्वेंशन हो गया, वैसे तो आप तैयारी करोगे तो मायोकोटा से तो पता ही चल जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हम देखते हैं सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो भाई दो में हमने देख लिया कि यूनिसेलुलर था प्रोकैरियोटिक, फिर यूनिसेलुलर था यूकैरियोटिक। भाई तो यूनिसेलुलर का आपका काम खत्म होने वाला है, आपके पास आने वाला है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर एंड यूकैरियोटिक तो होगा ही, यूकैरियोटिक। तो पहला ये आपके पास हो गया इसकी कैरेक्टर। दूसरा आपको देखना है कि न्यूट्रिशन कैसे इसमें होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो भाई ये भी कई प्रकार के न्यूट्रिशन दर्शाते हैं, एक न्यूट्रिशन को नहीं। जैसे कि ह्यूमन होता है उसे हम बोल सकते हैं हेटरोट्रॉपिक, प्लांट ऑटोट्रॉपिक, लेकिन इसमें जनरली ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक भी होंगे, हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्प्टिव एंड ये सिम्बायोटिक भी होते हैं। ये सिम्बायोंट होता है और यही इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और स्पोरोफाइटिक भी होते हैं, स्पोरोफाइटिक भी होते हैं। तो ये आपके पास सभी, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया वाला था वो कुछ दर्शा रहा था बहुत सारे, लेकिन एक स्पेसिफिक इसमें आ गया कि ये सिम्बायोटिक, यानी फंजाई तो होता है सिम्बायोसिस दिखाता है कई जगह, और जो हम लाइकेंस देखते हैं, लाइकेंस मतलब किसका सिम्बायोन्स है? तो वो आपके पास फंजाई तथा शैवाल का है। वो फंजाई बोलता है कि तू मुझे फूड दे दे और मैं तुझे ढेर सारा एरिया मुझे है, तो हम क्या ढेर सारे मतलब जल और खनिज लवण को मतलब जितने भी वहां से खनिज लवण है उनको अवशोषण करके मैं तुझे दूंगा और तू मुझे फूड देना, यानी सिम्बायोसिस। हम दोनों एक दूसरे के काम आते रहेंगे, हम साथ साथ मिलके काम करेंगे। तो यही कहलाता है आपके पास सिम्बायोंट। तो यानी इनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो मूड होता है, ये इतने प्रकार से होता है। अब इनकी जो बॉडी देखी जाए कि इनकी आखिर बॉडी किस तरीके की दिखती है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? तो इनमें होते हैं
फिलामेंटस, मेंटस। और जो फिलामेंटस होता है वो किस चीज का बना हो जाता है, तो हम उसे माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम। तो ये आपके पास उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। और इसी में हम जैसे देख रहे हैं तो और भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि हम इसी में बोलते हैं थैलस, थैलस लाइक, हाइफा लाइक, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, माइसीलियम के नहीं है ये। अभी हम देखते हैं यहाँ से एक माइसीलियम भी है, माइसीलियम। एंड दूसरा आपके पास सेप्टम, ये चीजें आ गई सेप्टम। तो जो थैलस होता है मतलब ये वेजिटेटिव बॉडी ऑफ ए फंगस, वेजिटेटिव बॉडी ऑफ ए फंगस। और ये लॉन्ग ब्रांचिंग होती है इसमें, मतलब एक हेयर की तरह, एक लंबे हेयर की तरह उसमें निकला रहेगा। दूसरा माइसीलियम होता है ना, ये मतलब एक गुच्छे की तरह होता है, तो ए मास ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड लाइक हाइफे, मतलब ये ऐसे 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 गुच्छे के रूप में होता है। और यही तो होता है कि ये एरिया प्रोवाइड करता है, जिसके कारण यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे जल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एब्जॉर्बिव भी तो होता ही है। और सेप्टम भी पाए जाते हैं, यानी सेल डिविजन्स। तो ये सारी चीजें हो गई आपके पास। और मेन चीज इसमें आपका जो फंजाई में देखना है कि भाई इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल भी इसमें आपके पास होती है किसकी बनी, सिलिका की, सॉरी काइटिन की। तो ये बेसिक याद रखिएगा। और या तो यहाँ से हो सकती है पॉली सैकराइड्स, आपको काइटिन याद रखना है मेनली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फंजाई में जो सेल वॉल किसकी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। बाकी हमने पीछे सभी में देखा था, मोनेरन्स में किसकी थी, तो वहां से पेप्टाइडोग्लाइडन्स की थी। और जो हम प्रोटिस्टा में देखे थे तो उसमें आपके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, और अलग अलग मतलब लिविंग मतलब अलग अलग मेंबर में अलग अलग प्रकार के सिलिका और कई सारे टाइप्स की पाई जा रही थी। तो ये हो गया आपके पास कैरेक्टर। और एक जो मेन कैरेक्टर रिप्रोडक्शन है, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। और मेजॉरिटी ऑफ फंजाई जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर मियोसिस स्पोर्स होते हैं, और फिर माइटोसिस स्पोर्स होते हैं। तो जो आपके पास मियोसिस स्पोर्स है, यानी ये जो होता है ये मतलब सेक्सुअली होता है, सेक्सुअली। और ये जो होता है वो आपके पास एसेक्सुअली, बाय माइटोसिस, एंड ये बाय मियोसिस। मियोसिस यानी हिंदी में बोले तो समसूत्र, ये हो गया आपके पास समसूत्री, और ये अर्धसूत्री हो गया, यानी इसमें जो सेल होगी आधी आधी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो हाफ हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होते हैं, वो डबल होते हैं, यानी यहीं पे, इसलिए ये एसेक्सुअल है। और ये आपके पास सेक्सुअल है, यानी जब सेक्सुअल है तो इसमें अलग अलग स्पोर बनेंगे, इसमें मेल फीमेल ऐसे करके। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस में जो स्टेप होती है वो स्टेप आपको याद रखना है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि मान लीजिए ये बॉडी है, यानी आपके पास ये मदर शेल हो गई, मदर शेल। फिर ये क्या होगी, आगे इसमें से स्पोर फॉर्मेशन मान लीजिए निकलेगा, तो यहाँ से आपके पास मदर शेल रहेगी, और इसी में प्लस आपको जब ये यहाँ से रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर बनाएंगे, तो ये क्या आपके पास एक छोटी सी क्या बन जाएगी, डॉटर सेल बन जाएगी, यानी एक संतति शेल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और जो मेन है उसमें मियोसिस वाला, तो मियोसिस में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी तथा मियोसिस। और इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें तीनों लाइन में होता क्या है, तो देखिए प्लाज्मोगैमी में जो होता है ये होता है आपके पास यहाँ से फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो है ये है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और मियोसिस जो है आपके पास ये क्या है, ये होती है
occur in zygote resulting in haploid स्पोर्स। यानी ये जो मियासिस लिखा जा रहा है तो इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और जब हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे फ्यूजन करेंगे तो वहां से रिजल्ट्स में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो यानी मियोसिस में ये प्रक्रिया हो रही है। जब प्लाज्मोगैमी बोला जाए तो यहाँ से फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, और ये किसके किसके बीच हो सकता है, या ये हो सकता है कि मोटाइल मोटाइल या और नॉन मोटाइल्स। मान लीजिए इसमें मेल फीमेल होगा तो मान लीजिए इसमें मोटाइल्स मोटाइल्स के बीच में मतलब हो सकता है, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल्स के बीच में हो सकता है। कि मतलब जैसे कि जो फीमेल स्पोर होगा, जो मेल स्पोर होगा, तो उसमें से एक मतलब उसमें मोटाइल्स होगा तो वो उसके पास जाएगा और वहां से क्या कर लेगा, फ्यूजन कर लेगा। इसीलिए इसे मोटाइल तथा नॉन मोटाइल्स के मतलब क्या होता है, बिटवीन ये पाया जाता है, बिटवीन होता है। फिर उसके बाद कैरियोगैमी, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जब भी दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो उसे हम कैरियोगैमी बोलेंगे। तो याद रखिएगा ये प्लाज्मोगैमी, क्रेमियोगैमी तथा मेसोगैमी। तो ये थे आप क्या माइसोसिस। फिर उसके बाद ये हो गया आपके पास सारे कैरेक्टर, और इसके कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फन जाए कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने, तो आपको इन सारे कैरेक्टर को अच्छे से याद रखना है। और ये तीन चीजें आपके एनसीईआरटी लाइन में लिखी हुई हैं। यहाँ से ये लिखा है कि मोटाइल तथा नॉन मोटाइल्स में जब फ्यूजन होता है प्लाज्मोगैमी तो उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगैमी। तो ये लाइन है तो आपको एकदम स्पेशली याद करके रखना है। तो ये सारे कैरेक्टर हो गए। अब इनके बाद हम देखते हैं कि आखिर जो इनके टाइप्स होते हैं इनको क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि आगे इनके भी जो जीव हैं उनको क्लासिफाई कर देंगे, और क्लासिफाई के साथ साथ उनके सभी कौन किस प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा जो भी होगा क्लास समाप्त हो जाएगी, हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम वो देख लेते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक इसमें हमारे पास बचा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई या तो मायोकोटा। देखिए मायोकोटा से अगर हम नाम याद रखेंगे तो क्योंकि अभी देखोगे आप फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइटिसिटीज, बेसिडोमाइटिसिस तथा ड्यूटेरोमाइटिसिटीज, यानी मायो मायो सब में आ रहा है, इसीलिए इसका तो मायोकोटा नाम अगर आप याद रखती हो तो इसकी क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा नाम आसानी से याद हो जाएंगे। तो चार प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। चार प्रकार में पहला है फाइकोमाइटिसिस, दूसरा एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस तथा ड्यूटेरोमाइटिसिटीज। अब इसका जो कॉमन नेम है इसको जब हम बोलते हैं एल्गी फंजाई, फाइकोमाइटिसिस को जो कॉमन नेम से हम जानते हैं वो आपके पास एल्गी फंजाई, और ये नाम आपको याद रखना है। पूछ देगा कि एल्गी फंजाई किसको कहा जाता है, और ऑप्शन देगा बेसिडो, ड्यूटेरो, एस्को और फाइको, तो आपको क्या लगाना होगा, ऑप्शन फाइको। फिर दूसरा है कि इसमें जो माइसीलियम होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है माइसीलियम, तो इसमें एसेपिटेट होता है, टेट यानी एसेपिटेट प्रकार का इसमें जो माइसीलियम, हमने पढ़ा था ना कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस पे माइसीलियम मतलब हेयर लाइक्स, इसमें बहुत सारी संरचना होती है, गुच्छा होता है। तो उसमें ये कैसे होते हैं, सेपिटेट होते हैं, एसेपिटेट होते हैं और ब्रांच सेपिटेट होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये एसेपिटेट प्रकार का माइसीलियम आपको फाइकोमाइटिसिस में देखा जाता है कैरेक्टर। फिर उसके बाद एक एक कॉम देखने चलते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास एस्कोमाइटिसिस है इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, तो कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है सैक फंजाई, सैक फंजाई, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप याद रखोगे इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई, बेसिडोमाइसिटीज को क्लब, बस से क्लब जाओ यानी इसे क्लब फंजाई बोलते हैं। फिर ड्यूटेरोमाइटिसिस को हम बोलते हैं ड्यूटेरो, यानी ये इम्परफेक्ट फंजाई होता है, इम्परफेक्ट फंजाई, यानी ये पूर्ण रूप से फंजाई विकसित नहीं हुआ इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। तो पहले का नाम एल्गी फंजाई, दूसरे एस्को का सैकलाइक, और बेसिडो का क्लब फंजाई, और ड्यूटेरो का इम्परफेक्ट फंजाई।
एक ये वाला भी पूछा गया था अभी नेक्स्ट मतलब ईयर में कि मतलब इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोला जाता है, तो वो आपके पास ड्यूटेरोमाइटिस है। अभी देखेंगे बहुत सारी चीजें इसमें ऑब्सेंट है, इसी वजह से इम्परफेक्ट बोला जा रहा है। फिर माइसीलियम कैरेक्टर्स में देखते हैं, तो माइसीलियम इसमें एसेपिटेट होता है और इसमें आपके पास सेपिटेट एंड ब्रांच्ड होता है। सेपिटेट एंड ब्रांच, सेपिटेट होंगे गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे। अब उसके बाद हम बेसिडोमाइसीडीज में देखें तो इसमें सेपिटेट, ब्रांच्ड एंड सेकेंडरी भी होती है। सेकेंडरी माइसीलियम इज इसमें डिक्टेरेक्टिक होती है, डिक्टेरेक्टिक होती है, सेकेंडरी माइसीलियम भी पाया जाता है बेसिडोमाइट्रिस में। ये सेपिटेट, ब्रांच एंड सेकेंडरी माइसीलियम इसमें पाया जाता है। और आपके पास जो ड्यूटेरोमाइसीलियम है ये आपके पास सेपिटेट ब्रांच होती है, ये भी सेपिटेट ब्रांच। तो देखिए सेपिटेट ब्रांच तीनों थी, एक को छोड़ के पहला वाला जो था एसेपिटेट था। अब हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें स्पोर्स के फॉर्म में हो रहा है ना ज्यादा तक, मतलब मेजर कंडीशन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जू स्पोर्स है, क्लैम्बोस्पोर्स है, स्पोरोगोनिस स्पोर्स है। यानी मेन आपको याद रखना है कि यहाँ पे जू स्पोर्स से हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एस्कोमाइसीडीज में देखिए तो कोनोडिया द्वारा होता है और बडिंग द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनोडिया बडिंग। जैसे एक यहाँ पे एक ये बॉडी है, तो यहाँ से मान लीजिए एक फोर्स लगता है, इसमें एक बर्ड निकल आया, फिर इस पे ऐसे बल लगते लगते ये बर्ड अलग निकल जाएगा और ये बॉडी अलग, तो यानी मदर सेल से डॉटर सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन बन जाएगा। वैसे ही कोनोडिया का फॉर्मेशन होगा, फिर वो अलग हो जाएगी, वहां से डॉटर सेल्स निकल जाएगी, फिर मदर सेल अलग हो जाएगी। फिर आपके पास बेसिडोमाइसीडी में देखिए तो ओडिया एंड बेसिडो स्पोर्स द्वारा, स्पोर्स में द्वारा बेसिडो स्पोर्स, तो बेसिडोमाइसीड बेसिडो स्पोर्स बनता है। ड्यूटेरोमाइसीड में अगेन आपके किसके द्वारा होता है, कोनोडिया द्वारा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास पहले में फाइकोमाइटिसिस में आइसोगैमी और उसके बाद उगैमी द्वारा होता है। अगर हम एस्कोमाइटिसिस देखें तो आइसोगैमी होगा, एसेक्टोस्पोर्स बनेंगे, और जो कि यहाँ से एस्कोमाइसिटीज और यहाँ से याद रखना है एस्कोस्पोर्स। तो जो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो इंडोजीनियसली होता है। ये याद आपको रखना है कि एस्कोस्पोर्स जो होगा वो फॉर्म होगा यानी वो बनेगा तो वो इंडोजीनियसली बनेगा। और उसी के बाद आपका जो बेसिडोमाइसीटीज है इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये तो आपके पास सोमैटोगैमी होगा, और दूसरा जब बेसिडो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो वो एक्सोजीनियसली होगा। तो आपके पास एस्को जो होगा वो एंडो होगा और जो बेसिडो होगा, बस से हम बाहर जाते हैं तो बाहर से आप याद रखेंगे एक्सोजीनियसली होता है। एस्को यानी मान लीजिए हम आ रहे हैं तो अंदर अंदर आ रहे हैं, तो यानी इसमें इंडोजीनियसली होता है। और ये देखिए ड्यूटेरोमाइसीटीज हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए बोले थे कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या तो वो अब्सेंट ही है या तो पता ही नहीं है कि कैसा होता है, तो इसलिए तो इसे इम्परफेक्ट बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ से फ्रूटिंग बॉडी में कैसे होता है, तो सबसे पहले कि ये प्रोड्यूस जाइगोस्पोर्स। अगर हमें यहाँ से देखिए फाइकोमाइसिस में तो फ्रूटिंग बॉडी में ये प्रोड्यूस जाइगोस्पोर, मतलब अब जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं फ्रूटिंग बॉडी द्वारा, यहाँ से फिर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें होता है एस्कोकार्प द्वारा, एस्कोकार्प द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, पर्टीथीसियम, हिपोथेटिशियम, यानी एस्कोकार्प। मेन चीजें आपको याद रखना है, एस्कोकार्प, पेरिशियम तथा एपोथीसियम द्वारा इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो फ्रूटिंग बॉडी, तो यहाँ पे बेसिडोकार्प होते हैं, बेसिडोकार्प। यानी यहाँ पे आप देखो एस्कोमाइटिसिस यानी एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी था, और यहाँ पे बेसिडोमाइसिस मतलब बेसिडोकार्प। तो आप अगर एक नाम याद रख रहे हो तो उसमें जो चीजें हैं वो रिलेट करके हैं, नाम से ज्यादा कठिन नहीं है याद करना।
और इसमें जो फ्लोटिंग बॉडी होती है अब्सेंट ही होती है भाई, इम्परफेक्ट है तो अब्सेंट है ही। अब जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसका याद रखना है, एक तो आपको ये पहले रॉ एकदम याद रखना है, और ये दूसरी रॉ में एंडोजीनियसली तथा एक्सोजीनियसली याद रखना है, और मतलब तीसरी थिंग से इसमें आपके एग्जाम्पल्स तैयार होने चाहिए। तो देखिए भाई, साइकोमैटिसिस के एग्जाम्पल्स म्यूकर, राइजोपस, एल्वियोगो, यहाँ से ये हो गए। राइजोपस फंजाई जो रोटी पे लग जाती है, ब्रेड्स पे लग जाती है, वो राइजोपस हो गई। फिर उसके बाद एस्कोमैटिसिस का आपको ये 3 नाम याद रखना है, म्यूकर, राइजोपस तथा एल्वियोगो। और एल्बियोगो एक है जैसे व्हाइट व्हाइट से रस्टिंग हो जाती है, तो उसे हम एल्बियोगो बोलते हैं। फिर उसके बाद एस्कोमाइसिटीज में याद रखना है पेनिसिलियम, साइक्रोमाइसीज, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसिड, एस्पार्जिलस। और ये सभी आपके पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन इन्फेयर में आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन के निर्माण के लिए किया गया था, और फिर साइक्रोमाइसिस का भी उसमें क्या चीजें हम बना रहे हैं, न्यूरोस्पोरा का भी है, फिर क्लेविस एस्पार्जिलस का भी है। यहाँ से सब चीजों का हम याद रखेंगे। तो आप एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से पूछता है कि ये मतलब मेंबर्स किस मतलब मायोकोटा मतलब किसके अंतर्गत आते हैं, तो एस्कोमाइसिस के अंतर्गत आते हैं। 4 इसमें है, 5 है, पेनिसिलियम, साइक्रोमाइसिस, एस्पार्जिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसिड। अब आ जाइए बेसिडोमाइसिस पे। तो बेसिडोमाइसिस एगारिकस, स्टिलोगो, पक्सीनिया, एमांसिया तथा मस्कैरिया। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल्स इसके भी याद रखोगे। फिर उसके बाद जो पक्सीनिया होता है ये किस पे लगता है, पक्सीनिया आपके पास जो होता है वीट कॉजिंग होता है। वीट रस्टिंग, तो पूछा जाए पक्सीनिया कहाँ पे लगता है, तो वीट रस्टिंग, वीट डिजीज कॉजिंग बोला जाता है, उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है जब भी ये वीट पे लग जाता है पक्सीनिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, आपके एनसीईआरटी लाइन में दिया गया है कि जो पक्सीनिया तो वहाँ लगता है, तो वो कहाँ लग जाता है, हीट रस्टिंग का कॉजिंग करता है, तो वो कौन करता है, पक्सीनिया करता है वीट रस्टिंग का। उसके बाद डिटोरोमाइटिस के 2 आपके पास है, ट्राइकोडर्मा तथा अल्टरनेरिया। तो ये तो याद ही हो जाएंगे, ट्राइकोडर्मा तथा यहाँ से क्या है, अल्टरनेरिया। तो ये हो गए आपके पास 3 किंगडम पूरे अच्छे से तैयार। अब इसके बाद आपका जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है उसको तो डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो आई होप आपका ये 1 शॉट में सारी चीजें क्लियर हो गई हो, और आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज डियर फ्रेंड आप और भी स्टूडेंट को शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग मतलब नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एग्जाम्स देना है। देखिए कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लेवल तो सही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो 12th पास आउट हुए हैं तो वो मतलब एक बार नीट देना चाह रहे हैं, एक फॉर्म फिलअप किए हैं, वो भर रहे हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, फिर भी वो देखना चाहते हैं कि हाँ मेरा इस कोर्स या मैं मतलब एक इंफॉर्मेशन के लिए, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। पर आप बायोलॉजी एकदम अच्छे से पढ़ के चले जाओ, और बायोलॉजी में एनसीईआरटी फॉलो कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आई होप आप कोई भी और सारी बुक को लेके नहीं बैठे होंगे, आप एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे होंगे, और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपके बायो में पूरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन के लिए आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना करेंगे, देखिए एक लाइक करने में क्या ही जाता है आप लोग का, लेकिन एक टीचर्स के लिए आपकी जो लाइक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, उसके अंदर बहुत मोटिवेशन आता है, और फिर वो रात दिन जाग के आपके लिए अच्छे से क्लासेस तैयार करता है। तो बस सभी टीचर के रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और देखिए नीट एग्जाम आप पूरा 100% अपनी तैयारी दे दो, और उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप पूरे संतुष्ट रहोगे। लेकिन अगर इधर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर उधर आपके एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अभी जो भी जितने भी दिन बचे हैं बस उससे आप अच्छे से मेहनत करते रहो, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।